खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए। काविन मनाली को ले गया। रेवती वहीं बेहोश पड़ी थी। उन्हें दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि उनकी बेटी को काविन लेकर जा रहा है। उधर मनाली छटपटाती रही, पर काविन की पकड़ मजबूत थी। उसने उसे गाड़ी में बिठाया और हाथ पांव बांध दिए। मनाली लगातार रोई जा रही थी और खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर गाड़ी सीधा घर के लिए निकल गई। गाड़ी काविन के घर पर आकर रुकी और काविन ने मनाली को बाहर निकाला। उसने उसके हाथ पांव खोल दिए और जबरदस्ती खींचते हुए घर के अंदर ले आया। घर पर कोई न होने की वजह से घर में शांति थी। नील और कृष भी उसकी तरफ भागे और काविन ने मनाली को अपने कमरे में धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। मनाली उससे डरते हुए, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। इतना बोलते ही वो रोने लगी, पर काविन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, पहले भी तो बताया था ना मैंने कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और कितनी बार कहूं? और यहाँ से जाने की बात तो करो ही मत, क्योंकि तुम यहाँ से जा नहीं सकती। थोड़ी मेरी प्यास बुझा दो, कब से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। मनाली को कुछ कुछ समझ आने लगा। वो उसे हैरानी से देखते हुए, तुम कहना क्या चाहते हो? काविन उसके पास आया और उसका चेहरा पकड़कर बोला, बस तुम्हारी खूबसूरती को खुद में समाने का मन कर रहा है। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए, और इसके लिए हमारा एक कमरे में होना जरूरी है ना? ये कहकर काविन ने जहरीली मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेर ली और हंस पड़ा। मनाली को समझ आ गया। उसने काविन को धक्का दिया और एक जोर का तमाचा उसके गाल पर मार दिया। काविन का गाल कुछ ज्यादा ही लाल हो चुका था। वो मनाली को जलती हुई आंखों से देखने लगा और मनाली चिल्लाकर बोली, तुम्हारे इरादे घटिया हैं। तुम एक घटिया इंसान हो और तुम्हारे इरादों को मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने समझ कर रखा है मुझे कि तुम्हारी गुलाम हूं मैं। जो मन में आए वो करोगे मेरे साथ। अरे इतना ही शौक है ना तुम्हें तो कोठे पर जाओ, वहां बहुत मिलती हैं। वरना खुद की बहन तो होगी ना, उसको अपनी हवस का शिकार बनाओ। दूसरों पे क्या नजर डालते हो? काविन उसकी बात सुनकर जल भुन गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से जबड़ा भींचते हुए मनाली को एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि नील और कृष कमरे की तरफ देखने लगे। मनाली का सर पूरा घूमने लगा था। काविन ने जोर से उसके बाल पकड़े और उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्यार की भाषा समझ नहीं आती तो अब मार की भाषा से ही समझाना पड़ेगा। बहुत ही घटिया इंसान हूं ना मैं। हाँ, घटिया ही नहीं, बहुत कमीना भी हूं। सुना तुमने? क्या कहा तुमने? खुद की बहन को आजमाऊं? हिम्मत भी कैसे की तुमने ये बोलने की? तुम किस लिए हो फिर मनाली? तुम तो मेरा शिकार हो। और हाँ, दोबारा से ऐसी घटिया बातें मेरे सामने बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना वो हाल करूंगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मनाली दर्द से करहाते हुए, बहुत ही दिल में दर्द उठा ना जब खुद की बहन के लिए ऐसी बातें कही तो? ये जो कह रहे हो ना, उससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही है इसका अंदाजा है तुम्हें? काविन गुस्से से, तकलीफ ही तो देनी है तुम्हें, और जो तकलीफ तुमने मुझे दी है ना, आज तक किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। पर तुमने क्या किया? सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे ईगो पर तुमने बहुत ही गहरा जख्म दे दिया। और अब तुम्हारी बारी। थोड़ा सहना भी तो बनता है ना। और तुम्हारा भाई, जो कि बहुत ही उछल रहा था ना, कुछ कह नहीं रहा था मैं, तो मेरी ही आंखों में आंखें डालकर मुझ पर ही उसने हाथ उठाया, तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए, फिर तुम्हारे भाई को भी देखता हूँ। मनाली उसे जलती हुई आंखों से देखते हुए, मेरे भाई पर आंखें उठाकर भी मत देखना,
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काविन गुस्से से मुस्कुराते हुए, क्या करोगी तुम? क्या कर सकती हो? खुद इतनी कमजोर हो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? मनाली गुस्से से, बहुत कुछ कर सकती हूँ। कायरों की तरह दुनिया में छुपाकर तो तुम मुझे यहाँ कर लेकर आए। अपना बनाने का इतना ही जुनून था ना, तो सबके सामने ये हरकत करके दिखाते, तो तुम्हें पता चलता कि कमजोर कौन है। बंद कमरे में जुल्म उठाना आसान है, और अगर यही जुल्म तुम बीच सड़क पर उठाओ तो दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। पर तुम एक डरपोक इंसान हो। मेरे ही घर पर आकर एक औरत पर हाथ उठाकर मुझे यहाँ ले आए। अगर असली मर्द होते ना, तो यूं चोरी छिपे नहीं दबोचते, सबके सामने आते और फिर मुझे हाथ लगाकर दिखाते। पर नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हें अंधेरे में ही चोरों की तरह घुसपैठ करना आता है। अगर तुम मर्द होते ना, तो किसी लड़की पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही उसे कमजोर समझते। काविन ने उसकी बातें सुनी और फिर बिना देर किए हाथ उठा दिया। इस बार पहले के थप्पड़ से ज्यादा जोर उसके हाथ में आ चुका था। उसके कान सुन हो चुके थे इतना जोर का थप्पड़ खाकर। काविन ने उसे उठाया और बेड पर धक्का दिया। मनाली का सर घूम रहा था। उसने आधी अधूरी खुली आंखों से काविन को देखा तो काविन अपनी कमर से बेल्ट निकालते हुए बोला, मेरी ताकत का अंदाजा तो अब तुम्हें होगा। इतना कमजोर बनाऊंगा तुम्हें कि तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगी। बहुत ही आग है ना तुम्हारे अंदर। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा तीखी जबान चलती है तुम्हारी। मुझे कायर बोलती हो ना? ताकत देखना चाहती हो अब मेरी? ये कहकर काविन ने अपनी शर्ट बाजू में फेंकी और मनाली को बेड से लगा दिया। पूरे कमरे में मनाली की चीखें ही गूंज रही थी। उसने बहुत कोशिश की काविन से छूटने की, पर काविन पूरा जानवरों की तरह उसे झंझोड़ता रहा। मनाली को थोड़ी हिम्मत आई और उसने उसे लात मारी। उसमें इतनी तो ताकत थी कि वो अपने आप को बचा पाए, पर काविन का जोर उस पर हावी हो रहा था। उसने वहां से भागना चाहा तो काविन ने उसे दीवार से लगा दिया। वो पागलों की तरह उसके चेहरे को अपने होठों से छूता रहा। मनाली चिल्लाती रही, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। मनाली को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उसने काविन को जोर से धक्का दिया और उसे एक और थप्पड़ मारा। काविन के अंदर आग लग चुकी थी। वो जलती हुई आंखों से मनाली को देखने लगा। मनाली उसको फिर से मार पाती कि तभी काविन ने उसका हाथ पकड़ा और उल्टे हाथ से उसके हाथ पर मारना शुरू किया। उसके हाथ लगातार मनाली को मारे जा रहे थे। वो बिना सोचे समझे मनाली को थप्पड़ मारता गया। मनाली का सर अब भारी होने लगा था। कानों में दर्द उठ रहा था। वो वहीं कबर्ड के सहारे बैठ गई। काविन ने उसका हाथ पकड़ा और उठाना चाहा तो मनाली बेहोश हो चुकी थी। काविन ने उसके चेहरे को पकड़ा और देखा। उसने उसे बेहोश देखते ही अगले पल उसका चेहरा झटका और अपनी शर्ट उठाकर बाहर चल पड़ा। मनाली की हालत पूरी खराब कर दी थी उसने। जिस लड़की ने आज तक किसी की डांट नहीं खाई, आज एक अनजान ने उसको इस कदर कमजोर कर दिया कि वो चाह कर भी अपने आप को बचा नहीं पाई। आगे सुनिए, काविन पहुंचा जेल। यहाँ रेवती को होश में लाकर रिवाज और मृणाल पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस ने भी उनकी एक नहीं सुनी क्योंकि काविन के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। रेवती पुलिस इंस्पेक्टर को गुस्से से, मेरी बेटी को वो दरिंदा उठाकर लेकर चला गया इंस्पेक्टर, आप हमारी बात मानते क्यों नहीं? उसने मेरे सर पर वार किया और मेरी बेटी को मेरे ही घर से उठाकर ले गया। वो मेरी बेटी के साथ गलत कर देगा, तब आपको यकीन होगा क्या? इंस्पेक्टर उन्हें घूरते हुए, देखिए मैडम, आप जो ये इल्जाम लगा रही हैं ना, वो नैनीताल के बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, सक्रांत मल्होत्रा के बेटे काविन मल्होत्रा। ऐसे ही हम नहीं जा सकते उनके घर। रिवाज गुस्से से चिल्लाते हुए, ऐसे कैसे नहीं जा सकते आप? आप हमारी शिकायत दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। हमारी बीवी गवाह है।
काविन ने हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी को उठाया है, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? अरे कैसा पुलिस स्टेशन है ये? इंस्पेक्टर उन्हें डंडा दिखाते हुए, चिल्लाइए मत, वरना हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुन मृणाल को गुस्सा आ गया और उसने इंस्पेक्टर का डंडा छीनकर एक तरफ फेंका और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाया, क्या एक्शन लेगा तू? तुझे जो करना चाहिए वो तो तू कर नहीं रहा। यहाँ मेरी बहन लापता है, वो कमीना उसे कहाँ लेकर चला गया कुछ पता नहीं है। वो ठीक भी है या नहीं ये तक नहीं पता, और तू उसके खिलाफ कुछ करने के बजाय हमें यहाँ पर धमका रहा है। शायद तुझे पता नहीं कि किसी की कंप्लेंट ना लेना और उसे उल्टा धमकी देना ये एक इंस्पेक्टर के लिए कितना भारी पड़ सकता है। कंप्लेंट ना लेने के जुर्म में और एक बूढ़े आदमी पर अपनी वर्दी का रौब झाड़ने के जुर्म में अभी के अभी तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद इंस्पेक्टर के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत नरम भाव से कांस्टेबल को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। पुलिस से जद्दोजहद के बाद पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली और काविन को ढूंढने निकली। उनके एक खबरी ने उन्हें उसके लोकेशन पर भेजा। यहाँ काविन अपने ही होटल में सबके साथ बैठा था। नील उससे उगलवाते हुए, तो कर दिया तूने अपना काम? काविन सोफे पर सर टिकाते हुए, अरे नहीं, उससे पहले ही बेहोश हो गई वो। नील हंसकर, अच्छा, इतना पेशेंस है तेरे पास कि तू खुद को रोक पाए? काविन उसे घूरते हुए, अगर वो बेहोश नहीं होती ना तो उसी वक्त उसको अपना बना चुका होता, पर उसने मेरा भी मूड खराब कर दिया। क्रिश, वो कैसे? काविन मनाली की एक एक बात याद करते हुए, बहुत ही आग है उसके अंदर, इतनी आसानी से बुझने नहीं वाली। बहुत ही आग उगलती है अपने मुंह से, इसीलिए उसे थोड़ा सा कमजोर करना जरूरी है। और तुम दोनों को तो पता ही है कि अगर किसी को भी कमजोर बनाना है तो क्या क्या काम करना पड़ता है। नील उसकी बात समझकर, मतलब तू उसे दवाइयां देगा? काविन हंसकर, अरे बड़ा ही समझदार है तू, झट से समझ जाता है। क्रिश तुरंत बोलते हुए, पर उसकी जान को खतरा हो सकता है, तुझे पता है ना कि एक तरह से जहर ही है, ऐसा कुछ भी मत करना, समझा? काविन उसे देखते हुए, जान तो मैं उसकी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी जान तो मेरे हाथ में है, और कमजोर तो उसे होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे उस पर कितना भी जुल्म क्यों ना करना पड़े या कितनी भी दवाइयां क्यों ना देनी पड़े। वो सब कुछ करूंगा, पर उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। काविन इतना बोलते ही हंस दिया कि तभी वहां पुलिस आई और इंस्पेक्टर आगे आकर बोला, सर, आपके खिलाफ रिवाज मिश्रा ने एक शिकायत दर्ज की है कि आप उनकी बेटी को उनके घर से उठाकर लेकर आए। मृणाल आगे बढ़ा और काविन का गला पकड़ते हुए बोला, कहाँ है मेरी बहन, बता, क्या किया है तूने उसके साथ? काविन वहीं खड़ा उसके सामने हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट मृणाल को जहर जैसी लग रही थी। मृणाल ने उसका जवाब ना पाकर गुस्से से जबड़ा भींचा और उसके मुंह पर एक पंच मार दिया और चिल्लाकर बोला, तेरी तो मैं जान ले लूंगा, मेरी बहन कहाँ है, बता। वहीं इंस्पेक्टर ने मृणाल को शांत रहने के लिए कहा। इंस्पेक्टर काविन से, सर, शिकायत दर्ज है तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। काविन ने क्रिश को देखकर कुछ इशारा किया और क्रिश तुरंत वहां से खिसक गया। काविन हंसकर, अरे यार, पुलिस स्टेशन तो मैंने कब से देखा ही नहीं है, चलो फिर चलते हैं, इसी बहाने घूम भी आएंगे। क्यों बड़े भैया? पर बड़े भैया, आपकी मनाली तो मेरे पास है नहीं, फिर भी अगर आपको मुझे जेल भिजवाना है तो शौक से चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मृणाल उसे गुस्से से देखते हुए, बता दे मेरी बहन कहाँ है, वरना जिंदगी भर मेरी बहन पर हाथ डालने की सजा भुगतेगा तू। अरे कहा ना कि नहीं है मेरे पास वो। हाँ, मुझे वो पसंद है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं आपकी बहन को उठवा लूंगा। काविन मुस्कुराकर कहता है,
इंस्पेक्टर ने काविन को आगे जाने के लिए कहा और काविन मृणाल को आंख मारते हुए आगे चला गया और बाकी सब भी उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस स्टेशन आते ही रेवती ने काविन को एक थप्पड़ मार दिया। रेवती उसका कॉलर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाते हुए, बोल, कहाँ लेकर गया है तू मेरी बच्ची को? मेरी मनाली कहाँ है? नहीं तो आज एक माँ के हाथ तेरे खून से रंग जाएंगे। बोल, मेरी बेटी के साथ क्या किया है तूने? रेवती ने उसे फिर से एक चांटा मारा। काविन वहीं उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। साथ नील को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो पुलिस स्टेशन में होने की वजह से शांत खड़ा था। रिवाज भी उस पर थप्पड़ चिपकाते हुए, क्या बिगाड़ा है मेरी मुन्नू ने तेरा, जो तू उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है? तुझे तो बहुत दूर तक पहुंचाऊंगा। काविन जलती हुई आंखों से उनको धीरे से, ससुर जी, दूर तक पहुंचाने की बात तो मत करो, क्योंकि इस बार आपने हाथ उठाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तो समझ लो कि दूर तक कौन पहुंचने वाला है। रिवाज उसे गुस्से से मारते हुए, क्या कहा है तूने? धमकी देता है? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है तू? तेरी जान निकाल के रहूंगा। तभी वहां के कांस्टेबल ने रिवाज को पकड़ा और पीछे खींच लिया। काविन के नाक से खून बहने लगा था। नील भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रेवती काविन को खरी खोटी सुनाते हुए बार बार मनाली का नाम लिए जा रही थी। सुभाष जी और रानी जी भी वहीं मौजूद थे। रानी जी रेवती को बार बार समझाई जा रही थी, पर रेवती का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। काविन इतना मार खा के कुछ नहीं बोला। उसकी मुस्कुराहट गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। रिवाज काविन से फिर से पूछते हुए, बताता क्यों नहीं है कि कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया है तूने उसके साथ? छोड़ दे उसे, बता रहा हूं। काविन अपनी नाक से खून साफ करके उनकी आंखों में आंखें डालते हुए, क्या आपको भी लगता है कि मैंने मनाली को गायब किया? मैंने ऐसा नहीं किया। रेवती उसका कॉलर पकड़ते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बेटी को तू ही उठाकर लेकर गया था और बोल रहा है कि तूने कुछ नहीं किया। रेवती चिल्लाकर काविन को खरी खोटी सुनाती रही, साथ में मनाली के बारे में सोचकर रोए जा रही थी। आखिर मृणाल वहां से कुछ सोचकर निकला और इंस्पेक्टर ने काविन को अंदर डाल दिया। नील और कृष्ण ने इंस्पेक्टर को बहुत धमकाया, पर काविन ने मना कर दिया। इंस्पेक्टर ने बहुत पूछा, पर काविन ने बताया ही नहीं कि मनाली कहाँ है। तो पुलिस खुद रिवाज और सुभाष जी के साथ काविन के घर के लिए निकल गए। वहां खड़ी रानी जी ने रेवती को संभाला और उन्हें दिलासा दिया। इसी बीच शाम हो चली थी। मृणाल संस्कार को लेकर काविन के घर पहुंचा और उसने अंदर जाने की कोशिश की, पर पूरी सिक्योरिटी होने की वजह से उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। संस्कार को वो लोग जानते हुए भी काविन की गैर मौजूदगी में उसे अंदर आने ही नहीं दिया। यहाँ मनाली को होश आ चुका था। वो झट से उठी और दरवाजा खोलने को हुई। दरवाजा बाहर से लॉक था। मनाली दरवाजा पीटती रही, पर मीनल और संक्रांत घर न होने की वजह से वहां किसी भी आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने कुछ सोचा और कैसे भी करके वहां के सिक्योरिटी से बचकर खिड़की से कूद गई। वहां के एक आदमी ने उसे भागते हुए देख लिया तो तुरंत काविन को फोन लगा दिया। काविन यहाँ सलाखों के पीछे बैठते हुए चिल्ला पड़ा। पूरा पुलिस स्टेशन उसके चिल्लाने से डर गया। काविन ने इंस्पेक्टर को देखा तो वहां के कांस्टेबल ने दरवाजा खोल दिया। नील ने इंस्पेक्टर के मुंह पर पैसे मारे और काविन के साथ वहां से चला गया। यहाँ मनाली सड़कों पर भागे जा रही थी। अंधेरी रात में सड़कें इतनी भयानक लग रही थीं कि मनाली का डर से बुरा हाल हो रहा था और उसके पीछे काविन के आदमियों ने एक गाड़ी निकाली थी, पर दूर दूर तक मनाली उन्हें नहीं दिख रही थी। यहाँ मृणाल ने थक हार कर अपनी गाड़ी घुमाई और उसे सड़कों पर भागती हुई मनाली दिखी। उसने गाड़ी रोकी और वहीं मनाली को भी अपने भाई को देखकर उम्मीद दिखी। मृणाल मनाली को देखते हुए, मुन्नू,
ऐसे सड़कों पर क्यों भाग रही है? कहाँ चली गई थी मुन्नू तू? कितनी फिक्र हो रही थी हमें। तू ठीक है ना? संस्कार भी उसकी हालत देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि काविन ने बहुत बुरे तरीके से मनाली के साथ बर्ताव किया है। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए मनाली को रोते हुए देखकर। मनाली हांफते हुए, भाई वो मुझे ले गया था, इसलिए मैं भाग आई वहां से। मुझे वहां नहीं जाना है भाई। ये कहकर मनाली जोर जोर से रोने लगी। मृणाल ने उसे गले लगा लिया और उसके गालों को देखा जिस पर काविन की उंगलियों के निशान थे। मृणाल उसे सीने से लगाकर रोते हुए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मुन्नू तुझे, मेरा बेटा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तेरे बिना मर जाएगा तेरा भाई। मनाली सिसकते हुए, भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे भाई, वो बहुत बुरा है, उसमें ना तो दया है ना ही कोई दिल। वो आपको भी नहीं छोड़ेगा भाई, प्लीज हम यहाँ से दूर चलते हैं। मृणाल उसके आंसू पोंछते हुए, ना रो मत, तुझे उसके हवाले कभी नहीं करूंगा और यहाँ से जाएंगे पर उसकी जान लेकर ही जाएंगे। क्या हालत कर दी उसने तेरी। मेरी बहन को हाथ लगाने की सजा तो मैं उसे देकर ही रहूंगा। मनाली उसके सीने में सर छुपाकर रो पड़ी। संस्कार भी वही आंखों में आंसू लिए उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। मृणाल हड़बड़ाकर अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कितना परेशान हो गया था मैं बेटा, तुझे खोने का डर अब भी दिल में पत्थर की तरह बैठ गया है। अब तू रो मत और चल, यहाँ से घर जाना है। मनाली की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे और वहीं काविन पागलों की तरह अपने आदमियों के ऊपर कहर बरसाए जा रहा था। काविन सबसे चिल्लाते हुए, कहाँ गई वो? एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। कहा था ना मैंने कि भागनी नहीं चाहिए। मन तो कर रहा है कि सबको एक साथ मार दूं। काविन ने पीछे से गन निकाली पर कृष्ण ने उसे रोककर कहा, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है, हमें ढूंढना होगा उसे। कहाँ चली गई वो पता ही नहीं। काविन ने कुछ सोचा और अपनी गाड़ी निकाली और उसके पीछे नील और कृष्ण ने भी गाड़ी निकाल ली। काविन ने स्पीड बढ़ाई और अंधेरी सड़कों पर उसे ढूंढने लगा। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। नैनीताल की सड़कें हमेशा की तरह सुनसान दिखाई दे रही थी। आखिर 1 घंटा गया पर मनाली उसे कहीं नहीं मिली। उसने एक जगह गाड़ी धड़ाम से रोकी और गाड़ी से उतरा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और गाड़ी के बोनट पर जोर से अपना हाथ दे मारा और चिल्लाकर बोला, मनाली, ये अच्छा नहीं किया तुमने। भाग गई मुझसे, मेरे पिंजरे से भाग गई, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी मनाली। अब तुम देखना, मुझे जितना भगाया है ना तुमने, उससे भी ज्यादा तड़पाऊंगा तुम्हें। रूह कांप उठेगी तुम्हारी मेरा नाम सुनकर। नील पूरा थक चुका था। वो काविन को झल्लाते हुए बोला, अब यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं होने वाला, वो पक्का अपने घर गई होगी। चल वहां चलते हैं और इस बार तो उस मृणाल को और उसके माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। तुझ पर हाथ उठाया उन्होंने ना। काविन का अब खून खौल रहा था। उसने झट से गाड़ी स्टार्ट की और मनाली के घर चल पड़ा। खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए। काविन ने